मैं आवाम से, पब्लिक से ये गुजारिश करूंगा कि फ्लड प्लेन्स को फौरन खाली किया जाए। ये 88 के बाद एक बड़ा पानी है जो दरियाए रावी में हमें इन मकामात से इसने अगले 2 से 3 दिन में गुजरना है। हेड मराला पे अल्लाह ने उसको महफूज रखा। इतने एक्सेप्शनल फ्लड के बावजूद पंजाब में कोई बहुत ज़्यादा जानी नुकसान नहीं है और तमाम इवैक्यूएशंस को, स्ट्रैंडेड लोगों को टाइमली मैनर में महफूज मुकामात तक पहुंचाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। भारत की आबी जारहियत और दहशतगर्दी ने पाकिस्तान को डुबो दिया है। भारत की जानिब से छोड़े जाने वाले पानी से दरिया बिफर गए हैं। दरियाए सतलुज, चिनाब, रावी में गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल है। पानी कंट्रोल से बाहर हो रहा है। सैकड़ों देहात जो ज़ेर आब आ चुके हैं। दर्जनों बस्तियां सफ़े हस्ती से मिट गई हैं। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। लाखों अफराद इस वक्त बेघर हैं, जबकि दरियाओं और नदी नालों की करीबी आबादियों से अभी इनखला का सिलसिला जारी है। PDMA के मुताबिक 38 साल बाद दरियाओं में इतना पानी आया है। दरियाए रावी में 1988 के बाद बड़ी मिकदार में पानी गुजर है। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। पाकिस्तान आर्मी रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ है। आज DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भी मीडिया से बात की और ये बताया कि प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ की हिदायत पर सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पाकिस्तान का कोई भी कोना हो, पाक फ़ौज पहुँचेगी। हालत जंग हो या अमन, पाक फ़ौज अवाम के साथ है। लेकिन चेयरमैन NDMA ने ख़तरे की एक बड़ी घंटी बजा दी है। उन्होंने ये खबरदार किया है कि मौसमियाती तब्दीलियों से आइंदा साल ज़्यादा ख़तरनाक होगा और मौजूदा सूरत हाल से 22% तबाही होगी आइंदा साल के लिए। उन्होंने वाज़े ये भी किया कि मौसमियाती तब्दीली से कौमी सलामती के तौर पर निमटना होगा और हंगामी तौर पर इकदाम करने होंगे। इसी से मुताल्लिक आज का पहला और बड़ा सवाल पैनल में शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबका जी शुक्रिया। आमिर साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि अब ये जो सैलाब से हर तरफ तबाही है, एक तो इससे बचाव कैसे मुमकिन है जो इस वक्त इकदाम किए जा रहे हैं। पाक फ़ौज भी ज़ाहिर है इन इकदाम में पूरी तरह से इन्वॉल्व है और आप मुतमईन हैं गवर्नमेंट भी जो इकदाम करी, आपके ख्याल में ये काफ़ी हैं? और ख़ास तौर पर मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से जो पेशगोई भी की गई है और जिस तरह से हुकूमती मौक़िफ़ भी सामने आया कि हम आइंदा के लिए भी तैयार हैं, तो आपको लगता है कि कोई गवर्नमेंट के पास मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए कोई एक ठोस वाज़ेह प्लान मौजूद है? आमिर साहब, देखिए, मसला वही क्लाइमेट चेंज का है और पानी तो जाहिर है कि जब इंडिया के पास जब भी फालतू होता है वो इस तरफ डालता है। जब गैर मामूली बारिशें हैं और फिर जाहिर है उन्हें अपने डैम बचाने हैं, तो जो पानी वो कह रहे थे कि हम पानी को, पाकिस्तान को पानी की एक एक बूंद को तरसाएंगे, तो वो अब खुद फेंक रहे हैं। जाहिर है हम इसे आबी जारियत के अलावा और क्या नाम देंगे कि ना पहले बताते हैं। इस दफ़ा तो बारिशों की वजह से हम भी अलर्ट थे, ज़ाहिर है चीज़ें क्लियर थी और इंडिया ने हस्बे आदत वो काम किया। लेकिन हमारे यहाँ कुछ इश्यूज़ मौजूद हैं। मैं नहीं कहता, मतलब जैसे वहाँ पे भी आर्मी पहुँची KP में, GB के अंदर, कश्मीर में हमारी सूबाई हुकूमतें, मरकज़ी हुकूमत, सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर विजिट कर रहे हैं, शायद कल वो GB भी जा रहे हैं और लगे हुए हैं रिलीफ के अंदर। ज़ाहिर है कुदरती आफत है। असल बात है कि हमने इसके तदारुक के लिए और जो पानी हमारे पास आता है हमने किया क्या है। हमारी जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है ना वो लैक करती है और हर दौर में और हर हुकूमत के दौर में करती है, क्योंकि आते हैं मनसूबे कागज़ों में लिखते हैं, बात करते हैं, बहुत अच्छी होती है। जैसे एहसन इकबाल खुद विजन के हिसाब से 10 साल, 15 साल, 20 साल, जो कि किसी भी मुल्क की तरक्की का ये होता है कि आपने कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग की हो, लेकिन अमल दरामद में जब सियासत आ जाती है तो फिर वो शॉर्ट टर्म में चेंज हो जाते हैं और मनसूबे हवा में उड़ जाते हैं। अभी आप देख लें, मैं समझता हूँ वफाकी वजीर अमीर मुकाम वहाँ 1 हफ्ते से उस पूरे एरिए से निकले नहीं है जिस दिन से बारिशें आई हैं। आज ख्वाजा आसिफ को देख लें, अहमद इकबाल, एहसन इकबाल के बेटे, दोनों बाप बेटा वहाँ पे मौजूद हैं। हुकूमतों को होना चाहिए इसी तरह लोगों के दरमियान में कि बजाय बयानात देने के लोगों की वो थोड़ी सी तसल्ली होती है। दायरा पानी कोई हुकूमत तो नहीं लेके आई, हाँ, लेकिन जो नहरों की बात पहले हो रही थी और उस पर एक तकसीम करवाई गई कि जी इन नहरों की क्या ज़रूरत है। डैम्स के ऊपर हमेशा पाकिस्तान में तनाज़ा रहा है कि आप क्या करते हैं। पिछले दिनों आई थी बात कि जी जहाँ तनाज़ा नहीं है वहाँ पे हम आबी ज़खायर बनाएंगे। मैं उसका भी मुंतज़िर हूँ कि कब हमारे यहाँ कोई इस किस्म के फैसले होते हैं जिसमें चारों सूबों इत्तफाक़ राय से करें। कालाबाग डैम को मुतनाज़ा बना दिया और उसमें करोड़ रुपए खर्च भी हुए हमारे, लेकिन सियासत की नज़र हो गया। आप फेडरेशन को लेके चल रहे होते हैं। कालाबाग से बलूचिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं, वो भी खड़ा हुआ था सिंध के साथ और सिंध की तरफ से वडेरा शाही हमेशा डबोती है बलूचिस्तान की नसीराबाद डिवीज़न को। ये तो अल्लाह ताला करे कि ये
बंद भी ना टूटे और हमारा डैम वगैरह बच जाए और पानी निकल जाए, लोगों को नुकसान ना हो। लेकिन जब हम हाउसिंग सोसाइटियां बनाते हैं और इसमें भी किसी हुकूमत पे कोई वो नहीं आप चढ़ सकते। आप देखें 22 जनवरी 2022 की आज इमरान खान की स्पीच चल रही है, वो रूडा है या रोडा है जो लाहौर में बन रहा था नया शहर, वो कह रहे थे रावी सूख चुका है, हम यहाँ फलां लगाएंगे फलां करेंगे और हम एक शहर आबाद कर देंगे। सोसाइटियों के बोर्ड्स आ रहे हैं मुसलसल जो इस पानी में सैलाबी में डूबी पड़ी हैं, बड़े अच्छे अच्छे नाम सबके चल रहे हैं, सारे सोशल मीडिया पे हैं। ये असल इश्यूज हैं जो हम नहीं रखते। फिर जो प्लानिंग में है कि आबादी बम जो सारे वसाइल को खा रहा है, वो कहीं जिक्र ही नहीं है उसका कि भाई कोई आपने प्लान करना है, इस चीज को रोकना भी है, सोसाइटियां बना लें, पहाड़ गिरा लें, जंगलात काट दें, लेकिन वो जो असल करने के काम है वो हम लैक करते हैं। यही वो इमरजेंसी की सूरत होती है जब हम मीडिया भी बैठ जाता है बात करने के लिए, लेकिन हमारी फौज, हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी, हमारी हुकूमतें, मीडिया, ये सब का मुस्तकिल काम है कि बैठ के आज बिल्कुल मुसल्लह अफवाज सारे पाकिस्तानियों की मदद कर रही हैं, पहुंच रही हैं, लेकिन इसका मुस्तकिल हल भी चाहिए और उसके लिए बैठने के लिए आप वसीतर इत्तेफाक राय तो नहीं कर सकते, लेकिन जो हुकूमत का काम है वो तो करें, जब इत्तेफाक राय का होता जाएगा। जी अयाज साहब, दो चीज़ें खुदा के लिए आप ऐसे मौक़ों पर कहना छोड़ दें। कुदरती आफत है और भारत की आबी जारहियत है। जब आप लोग भारतीय आबी जारहियत करार दे देते हैं तो आप बिल्कुल क्लीन चिट दे देते हैं अपने लोगों को कि जी बस इनका तो बेचारों का कसूर ही कोई नहीं ना। एक तो अल्लाह ने बारिश बहुत बरसा दी, ग्लेशियर बहुत पिघल गए और उसके बाद भारत ने पानी छोड़ दिया। अब मुझे बताएं कि भारत पानी क्यों नहीं छोड़ेगा? वो क्यों अपने डैम तबाह करेगा आपके लिए? आपने अगर रिजर्वायर नहीं बनाए तो ये आपका कसूर है। आप आज भी वो जो आमिर जिक्र कर रहे थे वो नहरों का, मुझे नहीं पता कि वो जाहिर है मैं कोई टेक्निकल बंदा नहीं हूं कि उस पर, तब हमारे यहाँ मसला सबसे बड़ा ये है कि टेक्निकल चीजों पे भी वो सियासतदानों को एतमाद में लिया जाता है। मतलब ये नहीं होता कि टेक्निकल लोगों को ला के बिठा के इन सब को एक कमरे में बिठा के बताया जाए कि हुजूर ये लोग हैं जो ये बात कर रहे हैं। हाँ, आप अगर समझते हैं कि आपके कुछ लोग इसको ठीक नहीं समझ रहे, आप अपने टेक्निकल लोग दे दें, उनमें डिबेट होनी चाहिए। ये सियासतदानों में आपस में डिबेट नहीं होनी चाहिए कि कौन सा डैम बनना है, कौन सी नहर निकलनी है निकलनी। वो अपने अपने टेक्निकल लोगों को दे दें, एक्सपर्ट्स को दे दें, एक्सपर्ट्स बैठ के डिबेट करके किसी नतीजे पे पहुंच जाए। हमारा तरीका ही गलत है। ये पंजाब का सबसे जो बेकार तरीन वजीर आला था उस्मान बुज़दार, उसके दौर में अंडरग्राउंड वो बनना शुरू हुए वाटर टैंक्स, ये बारिश के पानी के लिए। वो तो बेकार तरीन था ना, उसने तो किया ही कुछ नहीं। अब जाहिर है वो बहुत सारी खामियां होंगी उसके लीडर में, इमरान खान में, लेकिन ये आइडिया तो इमरान खान का था, इससे तो कोई इनकार ही नहीं कर सकता। और वो जाहिर है उसमें अब इजाफा हो रहा है, मजीद उस तरफ तवज्जो दी जा रही है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाउसिंग सोसाइटीज, या तो आज ये मेरी गवर्नमेंट अनाउंस कर दे कि आज के बाद कोई नहीं, किसी हाउसिंग सोसाइटी को एनओसी नहीं मिलेगा, बस जितनी बन गई। आज के बाद किसी हाउसिंग सोसाइटी को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, जितनी बननी थी बन गई। लेकिन नहीं, इस तरफ कुछ नहीं होगा। मतलब यहाँ मसला ही सबसे बड़ा ये कि आप बिना सोचे समझे, वो जिस तरह आबादी बढ़ती जा रही है ना, उस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। वो इतना बड़ा बॉम है कि जितनी मर्जी आप ग्रोथ कर लें, वो उसका फायदा ही कोई नहीं होना। उसी तरह ये जो मशरूम ग्रोथ होती है, बाकी वो नई नई हाउसिंग सोसाइटीज बन जाती हैं और धड़ाधड़ बन रही हैं। वो तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई नया होर्डिंग, कोई नया बोर्ड नजर आ जाता है कि ये बड़ी कमाल लोकेशन पे हाउसिंग सोसाइटी बन गई है। आप मुझे बताएं, दुनिया में कहाँ जीटी रोड पे इतनी आबादी होती है जितनी हमारे यहाँ है? मतलब आबादियां तो इससे बहुत दूर होती हैं, लेकिन अब कुछ ज्यादा टाइम नहीं गुजरेगा कि आपकी मोटरवेज के भी इर्द गिर्द सारी आबादी होगी। आपके एयरपोर्ट्स के साथ आबादियां इतनी ज्यादा, ये कहाँ होता है यार दुनिया में? ये तो मुझे जरा समझा दे। वो जो कराची में हादसा हुआ था और अभी इंडिया में भी रिसेंटली यही हुआ है कि आप इतनी करीब आबादियां बना देते हैं, उसके बाद अगर खुदा न खास्ता हादसा होगा तो वो जो जहाज में बदकिस्मत लोग सफर कर रहे थे वो तो मरेंगे ही, वो जमीन पे भी मरने के लिए लोग तैयार होते हैं। तो ये इमरजेंसी इस वक्त नाफिज करने की जरूरत नहीं है, ये एक मुस्तकिल इमरजेंसी चाहिए इसके लिए। आपको पता है, वो चेयरमैन एनडीए एमडीएम में कहे ना कहें, ये सबको पता है कि ये हर साल ये मसाइल बढ़ने हैं आपके, ये कम नहीं होने। लेकिन बदकिस्मती से
आज हंगामी हालत, सारा कुछ वो भाग दौड़ भी नजर आ जाएगी आपको, वजीर भी इधर उधर जी वो इलाके से नहीं निकलेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, उसके बाद फिर सब बैठ जाएगा आराम से, उसके बाद फिर सियासत होगी, अगले साल फिर खुदा न खास्ता ये मौसम आएगा और हम इसी तरह बात कर रहे होंगे। कोई यहाँ पे किसी के कान पे जून तक नहीं रेंगती इस मुल्क में, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन लोगों ने तो जाहिर है बच ही जाना होता ना। मुझे याद है 88 में, और रावी को सूखा देख के यकीनन तकलीफ होती है, जाहिर है वो हमने उसको हरा भरा इतना ज्यादा पानी देखा हुआ है रावी में, लेकिन अब पानी आया तो उसके बाद देख लें कितना बड़ा अजाब आया। मुझे 1988 याद आ रहा है जब वो शादारा भी डूब गया था और बहुत बुरे हालात थे इस शहर के। अल्लाह ताला रहम करे, क्योंकि आज रात कहते हैं बहुत बड़ा रेला कोई गुजरना है रावी से, तो अल्लाह ताला रहम करे, दुआ ही मांग सकते हैं, और हमारे पल्ले है ही कुछ नहीं। अब फैसल साहब, मतलब मुस्तकिल इमरजेंसी होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात होनी चाहिए, इसका एहसास है, क्योंकि जब इस तरह के मामलात होते हैं तो सभी बात कर रहे होते हैं, और ख़ासतौर पर जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स की बात होती है तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट को शामिल करना चाहिए। तो ये फिर क्यों ऐसी बातें, सोच सब कुछ है, लेकिन जब कोई ऐसी आफत आनी है उसी वक्त ये गुफ्तगू भी उसी वक्त ही होती है जो जिक्र हो रहा है, मीडिया भी फिर बात करता है, सियासतदान हुकूमतें भी जाग जाती हैं और फिर फौरी तौर पर एक्शन भी शुरू हो जाते हैं। तो जो दरमियान का टाइम पीरियड होता है, क्या उसमें कोई प्लानिंग, किसी किस्म की कोई हंगामी इमरजेंसी, कोई ऐसा दौरानिया नहीं हो सकता? कौन हमारा टेक्निकल एक्सपर्ट कौन है, आप बताएं। याद साहब कह रहे हैं इस मसले पर जो है वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स को बैठाना चाहिए। कौन है ऐसा टेक्निकल एक्सपर्ट? कितना एक बदकिस्मती की बात है, कितना इस मुल्क का अलमिया है कि हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट जिनको हम कह रहे हैं ना, जिनको हम कह रहे हैं टेक्नोक्रेट्स हैं, ये टेक्निकल एक्सपर्ट है, ये आबी ज़खायर का माहिर है, ये वो सब भी जो है ना वो कौम परस्ती में बहे हुए हैं। हमारा टेक्निकल एक्सपर्ट जो है ना वो भी अपनी लसानी और गिरोही इलाकाई वाबस्तगी से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। यही तो हमारा टेक्निकल एक्सपर्ट है ना, जो कौम को बताता है कि ये डैम बन जाएगा तो ये इससे तुम लोग जो है भूखे मर जाओगे, प्यासे मर जाओगे। यही तो हमारे टेक्निकल एक्सपर्टों ने बताया इस कौम को। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ कहते हैं अगर डैम बन गया तो मुल्क टूट जाएगा। अब बताएं यार, इस कौम का क्या इलाज करेंगे आप, जहाँ डैम बनने से जो मुल्क टूटने का खतरा होता हो, जहाँ डैम बनने से जो है अब इतना पानी आ रहा है, हज़ारों करोड़ों पता नहीं क्या कुछ तबाही बर्बादी मच गई, उसकी कोई टेंशन नहीं है, उसकी परेशानी नहीं है। लेकिन अगर इस पानी को ज़ख़ीरा करने की आप बात करेंगे तो कहेंगे कि भाई पाकिस्तान को ख़तरा है। अब क्या कर सकते हैं आप, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के अलावा क्या कर, इस कौम को क्या कर सकते हैं? हर आदमी तो यहाँ टेक्निकल एक्सपर्ट है, जिसने मैट्रिक का इम्तिहान नहीं दिया वो भी आपको बता रहा होता है, समझा रहा होता है कि डैम बनने के क्या क्या नुकसान हैं, और ये डैम जो है वो फलानी कुव्वत क्यों बनाना चाहती है। हम सुन रहे होते बड़े वजह से हड़तालें हो रही है। ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है या तरक्याती मंसूबों के खिलाफ जो बाकायदा एहतजाज होते हैं, कौन से मुल्क के अंदर होते हैं? ये सब हमारे अलमिया है ना। इस मसले का हल क्या है? वो याद साहब की बात ठीक है कि हम अपनी नाहलियों को, अपनी जो झालत को जो है हम कुदरती आफत का नाम देते हैं, इंडिया की जारियत का जो है वो नाम देते हैं। ना कुदरती आफत है ना इंडिया की जारियत है, सिर्फ हमारी झालत है, हमारी जो है बदमाशी है, हमारी जो एक हम पाकिस्तानी से ज़्यादा जो है ना एक लसानी और गिरोही जो वाबस्तगी है हमारी, वो रिश्ता हमारा ज़्यादा मजबूत हो गया है। ये बहुत ख़तरनाक मामला है। हम पाकिस्तान को बाद में सोचते हैं, पहले हम अपनी लसानी वाबस्तगी को सोचते हैं, और लसानी वाबस्तगी को भी सोचते में भी जो है ना हमारे पे झालत का गलबा रहता है। वहाँ भी हमारे साथ इल्म नहीं चलता, उसको भी हम इल्मी बुनियादों पे नहीं देखते। बस देख लें अब ये क्या हुआ इस मुल्क के अंदर, यही उसका हल है। जो तबाही मच रही है, ये जो हमारी जो हमारी सोच है, जो इस मुल्क की जो कौमी जमातें हैं, जो इस मुल्क में वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान जैसे ओहदों पर रही हैं और हैं, वो भी अपनी इलाकाई वाबस्तगियों से और लसानी वाबस्तगियों से निकलने को तैयार नहीं है। और उनके हवाले पाकिस्तान है, उससे बड़ा अलमिया देखें, उससे बड़ा अलमिया देखें आप। उनके हवाले पूरा पाकिस्तान है जो अपनी इलाकाई लसानी सोच से आगे सोचने को, देखने को, परखने को, बात करने को तैयार ही नहीं है। हर मामले को वो इस तनाजुर में देखते हैं और पाकिस्तान चला रहे हैं। तो क्या होना भाई, यही होना है जो हो रहा है, और कम बुरा हो रहा है।
ये कुदरती आफत नहीं है, ये कुदरत की मेहरबानी है हमारे साथ, जो हमारे साथ बहुत कम बुरा हो रहा है। जितने के हम मुस्तहक हैं, जो कुछ हम इस मुल्क के साथ कर रहे हैं, इस पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए भाई। वो जो कुछ हम जुल्म कर रहे हैं उसके बदले में कुछ भी नहीं हो रहा। इस मुल्क को एक मास्टर प्लान की ज़रूरत है। इस मुल्क के में कोई मास्टर प्लान ही नहीं है कि आपका पाकिस्तान 5 साल के बाद कहाँ खड़ा होगा, 10 साल के बाद कहाँ खड़ा होगा। कौम ने 100 200 साल की प्लानिंग कर रही है, हमें अपने कल का नहीं पता। कल हमने 27वीं तरमीम करनी है नहीं करनी है हमें ये नहीं पता। मफरूज़ों अंदाज़ों पे डिबेट चली जा रही है, अंदाज़ों पे, गुमान पे। कोई बोला सूबे बनेंगे, कोई बोला फलाना काम होने जा रहा है, कोई बोला फलाना काम होने जा रहा है। हमें पता ही नहीं है क्या होने जा रहा है। हमें अपने कल का नहीं पता, हमें अपने आज का नहीं पता। बहर इस मुल्क को अगर बचाना है, इस मुल्क का जो है ना वो 100 साल का मास्टर प्लान बनाए। उस पर ये सियासी जमातें कम और माफिया ज़्यादा है, इनके दस्तखत ले तो भाई अब इस पे जो है ना तब्दील नहीं करना। तुम्हारी हमने उम्र गुजार ली, अपनी उम्र के आखिरी स्टेज पे पहुंच चुके हो। जो नस्लें आने वाली हैं उन पे रहम कर जाओ, उन पे रहम कर जाओ। उनको क्या पाकिस्तान देके जा रहे हो, वो किस तरह वो जिंदा रहेंगी। तो उस मास्टर प्लान पे तमाम जमातें जो है वो दस्तखत करें कि अब इसको हमने छेड़ना नहीं है। जो भी हुकूमत आएगी उस पर इम्प्लीमेंट करेगी, चाहे वो फॉर्म 45 की हो, 47 की हो, धांधली से आए, ईमानदारी से आए, जैसे भी आए, इसको लेके हमने चलना है। तो शायद हम अपने आने वाले कल को अच्छा कर लें। बस सूरत दिगर तो सिर्फ तबाही है। जी नवीद साहब, क्या फिर ये जो 100 साल मास्टर प्लान है ये मसले का हल है? और जो एक विल की बात है अभी भी वही नज़र नहीं आती है अनफॉर्चुनेटली। तो ये विल आइंदा आने वाले दिनों में नज़र आएगी? वो जो बात हो रही है कौमी सलामती के तौर पर मौसमियाती तब्दीली को निमटना होगा, तो आप समझते हैं कि ऐसी किसी स्ट्रेटजी की तरफ जा रही है गवर्नमेंट? अच्छा देखें दुआ, एक चीज़ जो लैक ऑफ प्लानिंग जो है या पुअर गवर्नेंस है, उसको कभी कुदरत के ऊपर डाल दिया, कभी उसको इंडिया के ऊपर डाल दिया, कभी उसको पिछली हुकूमतों के ऊपर डाल दिया। अपनी नाअहली को छुपाने के लिए, अपनी लैक ऑफ प्लानिंग को और एब्सेंस ऑफ प्लानिंग को छुपाने के लिए आप उसके लिए जवाब ढूंढते हैं। बार बार ये बात कही जाती है कि जी वो बारिश हो गई, ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा पानी आता है। भाई ज़्यादा पानी आता है तो आप क्या कर रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये होती है ना, गवर्नमेंट बैठी हुई है। अभी जो है वो एनडीएमए के चेयरमैन को पब्लिक अकाउंट कमेटी की मीटिंग में कल परसों जो है उनसे बड़े सख्त सवालात किए गए और वो अब देखिए एक मरबूत स्ट्रैटेजी आपको नजर नहीं आ रही। मरबूत स्ट्रैटेजी इस सेंस में नजर नहीं आ रही कि जी अगर आपके पास रेस्क्यू 1122 है तो एनडीएमए क्या कर रहा है, अगर आपके पास फ्लड फोरकास्ट सेंटर है तो फिर एनडीएमए क्या कर रहा है, अगर आपके पास पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है तो फिर एनडीएमए क्या कर रहा है। तो क्या कर रहे हैं? ये एक मरबूत सिस्टम, जो मैंने पहले भी मेरे ख्याल में इसी प्रोग्राम में कहा था कि हमारे पास कोई एक मरबूत सिस्टम नहीं है कि किस तरह से करना है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है, रेस्क्यू 1122 लगा हुआ है। वही कहा गया एनडीएमए के चेयरमैन को कि जी क्या आप सिर्फ बॉडीज गिनने के लिए वहां पे बैठे हुए हैं? कर क्या रहे हैं? आपने किया क्या? 2010 में सैलाब आया था, आपको याद होगा कि उस वक्त मेरे ख्याल में 1/4 पाकिस्तान डूब गया था। हमने उससे कोई सबक नहीं सीखा। 2022 में आपका सैलाब आया था, 2022 में $40 अरब का नुकसान हो गया आपकी मईशत को। तकरीबन 2000 के करीब लोग जो है वो जा बहक हो गए। आपने क्या किया? 2023 में फिर सैलाब। तो आप करते क्या हैं? ये तो हो कि आप आके भाषण देते हैं, आप इस वक्त आके जी वो सारे मिले हुए हैं और सारी गवर्नमेंट लगी हुई है और मिनिस्टर जो है वो फील्ड में है। भाई मिनिस्टर इस वक्त फील्ड में है, मिनिस्टर उस वक्त क्या कर रहे थे? इंडिया तो दुश्मन है, उसने तो करना है और उसके पास जो पानी आएगा ऑब्वियसली उसे रिलीज करना है, वो पानी छोड़ना है उसने। तो अपनी नाअहली को छुपाना, ये कहना कि जी ये आफत है और ये पिछली गवर्नमेंट और ये जो है वो इसको और इसके ऊपर ये ब्लेम शिफ्टिंग करना, ये चीजें जो हैं इसको खुदारा छोड़ें। हाँ दूसरी बात, जी आपके पास एक तो मजबूत स्ट्रैटेजी अपने मुल्क की सतह पर होनी चाहिए कि किस तरह से डिजास्टर को जो है उससे निमटना है। फिर दूसरी बात यह कि इसमें कोई शक नहीं है कि माहौलियाती तब्दीली से पाकिस्तान 2022 में जो वर्स्ट इफेक्टेड ममालिक थे उसमें पाकिस्तान सरफहरिस्त था। पाकिस्तान का क्लाइमेट चेंज में जो कंट्रीब्यूशन है वो ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन में 2% भी नहीं है, लेकिन उसके मुकाबले में आप देखें कि आप बदतरीन मुतासर होने वाले ममालिक में आप शामिल हैं।
आपने क्या किया? अभी हमें बताया गया कि पाकिस्तान के जो 7,500 के करीब जो ग्लेशियर्स हैं वो उनमें से 45% जो है वो तेजी से पिघल रहे हैं, और ये अगर यही तनासब जारी रहा और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो 2 डिग्री से के ऊपर रही तो फिर आपका तकरीबन 65% आपके ग्लेशियर जो है पिघल जाएंगे। अगर आपके 65% ग्लेशियर पिघलते हैं तो होगा क्या? होगा ये कि आपके मुल्क में ड्राउट आएगा, कैदसाली आएगी। इसी वजह से ये जो कहा जा रहा है कि जी फूड सिक्योरिटी, ये आपकी नेशनल सिक्योरिटी के साथ इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी जो आपको सिक्योरिटी के खतरात हैं उससे बड़ा खतरा है ये। लेकिन आप इसके लिए कर क्या रहे हैं? डिप्लोमेटिकली आप क्या कर रहे हैं? दुनिया को क्या बता रहे हैं कि जी हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है इस क्लाइमेट चेंज में, और हम इतने बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं। तो हमें लोकल सतह पे ब्लेम शिफ्टिंग को खुदारा इसको छोड़ें, ठीक है, इसको कुदरत पे ना डालें, इसको इंडिया पे ना डालें, इसको पिछली गवर्नमेंट्स के ऊपर ना डालें, अपनी एक मजबूत स्ट्रैटेजी बनाएं। और दूसरा ये कि डिप्लोमेटिकली आप दुनिया में जाके दुनिया को बताएं, जैसे वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने बड़ा अच्छा जाके एक जो है वो केस उस वक्त लड़ा था। तो अभी भी जरूरत ये है कि दुनिया को बावर कराएं, दुनिया को अपना केस वहां पे जाके लड़ें और उनसे जो है उसका मुआवजा लें कि आप जो है वो इफेक्ट हो रहे हैं। इससे बहरहाल कोई प्रोजेक्ट्स ऐसे बना के देने चाहिए, मतलब दुनिया को, वर्ल्ड बैंक को या बाकी वो जो जाहिर है फंड है इसमें, कि ताकि उसमें वो इन्वेस्टमेंट ला सकें आप और उनको शुरू कर सकें। मरखल इससे बेहतर तो कुछ नहीं हो सकता। जी इलियास साहब, देखिए इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि जब क्लाइमेट चेंज की बातें हो रही थी दुनिया भर में, उस टाइम भी हमारे यहाँ सिर्फ बातें सिर्फ हो रही थी, इसको चीज़ों को कागज़ों में देखा जा रहा था, सिर्फ बातें की जा रही थी। उस वक्त हमने कुछ नहीं किया और ना अब हमने अभी कुछ किया। आप देख लें बजट में आपकी स्कीमें किस तरफ होती हैं, आपकी डेवलपमेंट जो स्कीमें होंगी वो इस बारे में किसी चीज़ पर नहीं रखी, आपने दूसरी तरफ रखी, कंस्ट्रक्शन वगैरह ये दूसरी चीज़ों में। तो जब आपकी गवर्नमेंटें ही नहीं संजीदा रही ना इस चीज़ पर मसले पर, तो फिर कैसे जो चेंज होते हैं? अभी भी देख लें, आप देख लें इसके बारे में, सैलाब के बारे में फोरकास्ट थी, इनको चाहिए सारा चीज़ें। अब देखें लाहौर के 9 डिस्ट्रिक्ट से बल्कि ज़्यादा हज़ारों देहात वगैरह हैं वो ज़ेरे आब आ गए और लोग नकल मकान, लाखों लोग नकल मकानी करें। अब देख लें इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, जो इसके बाद में आफ्टर इफेक्ट्स होंगे, कैद साली आएगी और ओके लोगों के पास खाने पीने को नहीं होगा, फसलें सारी तबाह हो गई हैं। तो पंजाब जो कमा के जो देहात हमें देते हैं सारे, वो चीज़ें तो सारी इफेक्ट्स हुई हैं। तो उसके लिए प्लानिंग वगैरह करनी चाहिए थी इनको, पहले इस सारी चीज़ें इसको मेंटेन करना चाहिए। अव्वल तो ये जो दरियाओं की गुजरगाह थी उधर तो घर स्कीमें, हाउसिंग स्कीमें नहीं बननी चाहिए थी, वो स्कीमें बन गई, उसकी वजह से सारा नुकसान हो रहा है। अब देख लें लोग परेशान हैं, सारे उस वक्त से नकल मकानी कर रहे हैं, एक अजीब सी सूरत हाल है सूबे भर में। और देख लें जो सबसे ज़्यादा यानी कि जो आपकी जो सूबे की GDP में ग्रोथ करते हैं सारे, वो सारे इफेक्ट्स हुए हैं इस वक्त, सारे मुतासर हुए हैं। तो फिर देखें ज़्यादा इसके सबसे ज़्यादा नुकसान होगा पंजाब को। तो इसके लिए गवर्नमेंट को अभी से यानी कि प्लानिंग करनी चाहिए, इसके लिए देखना चाहिए सूरत हाल। आप देख लें कि इतना बड़ा डिज़ास्टर हुआ है, हमारे पास चीज़ें नहीं है, ना हेलीकॉप्टर है ना चीज़ें, लोग पानी में फंसे हुए हैं और वो उधर से फ़ोन कर रहे हैं, इधर से किश्तियाँ भी हैं, वो इतनी ज़्यादा नहीं हैं कि जाके उनको निकाल सकें। हमने वो रखा ही नहीं। अब रावी में जो पानी आ रहा है 2.5 लाख क्यूसिक कह रहे हैं कि इधर से गुजरना, आज जो 1.5 लाख क्यूसिक हो जाएगा रेला जो गुजरेगा, तो उसकी देख लें सारा शादरा वगैरह जो है 38 साल पहले जो सारा डूब गया था, इस तरह ये सारा मोहल्लन वाल जो इलाका इधर है मुल्तान रोड वाली साइड पर, तो सारे जो बेल्ट वगैरह जहाँ हाउसिंग सोसाइटीज़ वगैरह में नहीं, उधर पानी आ गया है। तो इधर भी बड़ा यानी कि मुतासर होने का ख़तरा है। और दरिया में पानी ऐसे आ रहा है, ज़ाहिर है इंडिया ने अपनी बचत करने के लिए उनका बंद तोड़े और पाकिस्तान की तरफ पानी फेंक दिया। ये तो दरिया खुशक हो गया हुआ था, रावी का बिल्कुल ख़त्म हुआ था। तो यहाँ जो चेंजेस गवर्नमेंट को चाहिए था उसके मुताबिक अपनी चीज़ें वगैरह तैयार रखनी चाहिए थी, बल्कि अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए था, अगर हो या ना हो जो, लेकिन इनको प्रिपेयर करना। देख लें आप ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं उसके लिए भी कोई इनकी प्लानिंग वगैरह नहीं है। इसके लिए चाहिए कि वफाकी सतह पर और प्रोविंशियल सतह पर, क्योंकि अब तो फंड्स वगैरह इनके पास हैं लेकिन इनके पास ऐसी स्कीमें नहीं हैं कि जिसको मेंटेन करके अपने आप को इसमें रिहेबिलिटेशन की तरफ जाएं या चीज़ें। अब देखिए इसके इफेक्ट्स कितने आएंगे। आप देखिएगा आपके सूबों में, सूबे भर में पंजाब की जो है इसमें लोग मुतासर
मुतासर होंगे। अब खाने पीने की चीज़ें वो सारा, अब देखें इनको चीज़ें पहुंचाने के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं, सिस्टम नहीं है कि किसी तरह पहुंचाने। रात आर्मी बुला ली 8 जिलों में ताकि रिहेबिलिटेशन का, अगरचे सारे काम कर रहे हैं, रेस्क्यूज पुलिस वगैरह काम करें, लेकिन एक ज़रूरत थी कि जी आगे फ्रंट फुट पर जाके कोई खेले लोगों को बचाने के लिए, ठीक। तो ताकि इवैक्यूएट करे और उनकी जानें बचाई जा सकें। बिल्कुल ज़ाहिर है हुकूमत भी काम कर रही है, पाक फौज ज़ाहिर है अगली सफ़ों पर मौजूद है, काम कर रही है, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। लेकिन जो हमारा बुनियादी सवाल था, हर साल ही मौसमाती तब्दीली का शिकार होता हुआ नज़र आ रहा है पाकिस्तान, तो किस हद तक प्लानिंग करनी चाहिए थी? और अब आज के बाद ये जो इस वक्त हम कुदरती आफत देख रहे हैं और इस वक्त हम गवर्नमेंट को मुतहरिक देख रहे हैं, तो आइंदा आने वाले साल के लिए गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग होनी चाहिए? एक्सपर्ट्स की राय आपने जान ली है। अभी एक क्विकली ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल, पार्लिमानी महाज पर तहरीक इंसाफ का एक बड़ा कदम, PTI अरकान ने पार्लियामेंट की कायमा कमेटियों से इस्तीफों का ऐलान किया है। हम सवाल ये उठा रहे हैं कि इससे पार्लिमानी निज़ाम कितना मुतासिर होगा और गवर्नमेंट पर कितना दबाव बढ़ेगा। ब्रेक के बाद राय लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पार्लिमानी महाज पर तहरीक इंसाफ का एक बड़ा कदम। PTI अरकान ने पार्लियामेंट की कायमा कमेटियों से इस्तीफे दिए हैं। इससे पार्लिमानी निज़ाम कितना मुतासिर होगा और हुकूमत पर कितना दबाव बढ़ेगा? फैसल साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि अब ये बानी की हिदायत थी और उसके मुताबिक मुतअद्दिद ने इस्तीफे दे भी दिए हैं, ऐलान कर दिया है, तो आप किस तरह से देखते हैं पार्लिमान निज़ाम कितना मुतासिर होगा और क्या आप समझते हैं कि इस पर गवर्नमेंट पर दबाव बढ़ेगा? कोई पार्लिमानी निज़ाम तो है नहीं जो मुतासिर होगा। जिस तरह का निज़ाम है वो तो मुतासिर नहीं होगा, इसलिए तो कोई परेशानी की लिहाज से कोई बात नहीं है। लेकिन जो दूसरी बात है कि वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ जो है, ख़ास तौर पे इमरान खान, बल्कि सिर्फ इमरान खान ही, तहरीक इंसाफ उनके लीडरों को तो छोड़ दें, वो उनके जो ट्वीट्स आ रहे हैं, जो उनका मौक़िफ़ आ रहा है, उससे वाज़ेह हो रहा है कि वो कोई दबाव कबूल करने को तैयार नहीं है। गिरफ्तारी के वक्त जिस मौक़िफ़ पर खड़े हुए थे, वो अपने मौक़िफ़ पर आज भी उसी तरह खड़े थे। जी आमिर साहब, देखें जी, वो जो पहले गलतियां कर चुके, सूबाई असम्बलियां तोड़ के कौमी असम्बली से जाके अल्टीमेटली वो उधर ही जा रहे हैं कि बाद में वो रिज़ाइन करेंगे, उसका भी क्या फ़ायदा हुआ? लगे रहे मुन्ना भाई, उसमें तो कोई मसला नहीं है कि आप सिस्टम को समझते हैं कि वो मेरे साथ चलेगा, मेरी मर्ज़ी से चलेगा, तो नहीं चल रहा। अपोजिशन लीडर भी नए आ जाएंगे, आप रिज़ाइन करा लें सबको, क्योंकि अगर आप सियासत को सियासत के अंदाज से नहीं चलाते, बेशक आप बहादुरी बना लें, इस मुल्क में तकसीम करवा लें, आप हमले कर लें रियासत पे और आप समझते हैं कि मैं सिस्टम को अपनी मर्ज़ी से चला लूँगा, तो नहीं चला सकते। ये अभी जितने मर्ज़ी जोर लगा लें, इनको इन दी एंड आप देख लें कितना अरसा लगता है, सियासत पे आना पड़ेगा और सियासत इस तरह ट्वीट से नहीं चल सकती। जी अयाज साहब, देखें बात यह है कि दीवार के साथ जब आप किसी को लगा देंगे तो उससे और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप? इसी तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो सारी गलतियां जो हम बार बार गिनवाते हैं इमरान खान और PTI की, वो गलतियां ही बुनियादी तौर पे रीज़न है कि क्राइसिस इस मुल्क में ख़त्म ही नहीं हो रहा और बढ़ता जा रहा है। वो जितने ये एक्शंस होते हैं, फाइनली अल्टीमेटली इस मुल्क में अगर किसी को समझ आ जाएगी तो बैठ के बात करनी पड़ेगी। उसको वो जेल में भी आपके लिए ख़तरनाक है, आप समझते हैं, बाहर आएगा और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि उस पर बैठ के किसी तरीके से मामला सेटल कर लें ताकि मुल्क ट्रैक पे आ जाए। सही है जी। क्विकली नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। इलियास साहब, PTI के कमेटियों से इस्तीफे क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई गलती करने जा रही है या आप समझते हैं कि ये उनका दुरुस्त कदम है, इससे गवर्नमेंट पर दबाव बढ़ेगा? देखिए जी, पहले भी इन्होंने पंजाब से जो उनकी गवर्नमेंट थी उधर से रिज़ाइन करके उस वक्त ये बहुत बड़ी गलती की थी, जिसकी वजह से इन पर ये गवर्नमेंट जो है मौजूदा वो एक दफ़ा फिर सारी हावी हो गई थी इन पर। और अब भी ये कर देंगे तो उनसे कोई गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा, बल्कि गवर्नमेंट के लिए काम आसान हो जाएगा। उनके लिए जो हर्डल होती है, जो असम्बलियों में पार्लिमानी निज़ाम वगैरह में कोई हल्की फुल्की रुकावट आती है, वो नहीं आइंदा होगी उनके लिए मसला। क्योंकि देख लें अब जो कितने बंदे इनकी सीटें खाली हुई हैं, जो इनको हटाया गया है, तो वो देखें इलेक्शन कमीशन ने हटाया तो फिर उधर इंतखाबात होने लगे। इसमें यही होगा कि कौम का पैसा ज़ाया होगा, सियासत खेलते रहेंगे। गवर्नमेंट के लिए इजी होता जा रहा काम कि अपनी सीटें ज़्यादा वो करते जा रहे हैं। जाहिर है जो गवर्नमेंट होती है तो उसकी फिर सीटें होती हैं, सारे वोट उसके होते हैं। जी नवीद साहब,
अच्छा दुआ देखिए, इस मुल्क में इलेक्शन का तिया पांचा किया गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इस मुल्क में पार्लिमान का तिया पांचा किया गया, कुछ नहीं फ़र्क पड़ा। इस मुल्क में जो है वो जुडिशरी का तिया पांचा किया गया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। इस मुल्क में पूरे पॉलिटिकल सिस्टम का जो है वो तिया पांचा किया गया, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। इस गवर्नमेंट को और इस गवर्नमेंट को लाने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें, फर्क वहां पे पड़ता है जहां पे अगर जमहूरियत की बात की जाए, एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी की बात की जाए, तो उसका तस्वुर जो है वो एक मजबूत जो अपोजिशन है उसके बगैर नामुमकिन है। मजबूत अपोजिशन के बगैर जो जमहूरियत है वो आमरीत बन जाती है। और यही वजह है कि इमरान खान साहब के दौर में अगर आपकी गवर्नमेंट ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में वहां पे वो हाइब्रिड रिजीम थी, तो अभी जो है अथॉरिटेरियन रिजीम बन गई है। लेकिन इस मुल्क में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, इस किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ख़ासतौर पर जो हमारा बुनियादी सवाल था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़ों से मुतालिक, पार्लिमानी निज़ाम कितना मुतासिर होगा, गवर्नमेंट पर कितना दबाव बढ़ेगा। एक्सपर्ट्स की राय आपने जान ली। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।